Hello everyone, welcome to all for today's session. Today's special occasion, Ayurveda Day, and we welcome our special guest, Mr. Anand Prakash Srivastav, Chairman Maharishi Ayurveda. जितना कि मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो ये जाना कि at the age of 7, he started his practice in meditation, and after completing his graduation, he started working with, joined the movement of Maharishi Ji of spreading meditation and Ayurveda. इनकी गाइडेंस में जो महर्षि आयुर्वेद है वो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है और लगभग 40 कंट्रीज में अभी तक है, यूरोप, अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका में। एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मैंने जानी, दैट इज मच नीडेड राइट नाउ, कि हम हर्ब्स की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन हर्ब्स कहीं अवेलेबल नहीं होती। हम अगर शतावरी, गुड़ची, किसी की भी बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शुद्ध है कि नहीं। अंडर हिज लीडरशिप महर्षि आयुर्वेदा ने अलग अलग जगह पे कलेक्शन सेंटर स्टार्ट किए, जो कि उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, जिसमें कि इन्होंने लोकल फार्मर्स को एजुकेट किया और उनको आइडेंटिफिकेशन हर्ब्स की बताई। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि ये आयुर्वेद सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि हर्ब्स का मिलना ही एक इस समय में सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका जो हमेशा से फोकस रहा है वो रहा है एजुकेशन में, वैद्या की एजुकेशन, हेल्थ प्रोफेशंस की, उनको एजुकेट करना। और उनकी लीडरशिप में अलग अलग जगह महर्षि विद्या मंदिर चल रहे हैं इस समय, और उसके अलावा उनकी लीडरशिप में महर्षि आयुर्वेदा का हमेशा से फोकस रहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ। वेलकम सर फॉर टुडेज सेशन। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा आज आपसे पहला सवाल है कि आप थोड़ा सा हमें महर्षि महेश योगी जी के बारे में बताएं, और उन्होंने कैसे आयुर्वेद और महाराष्ट्र मेडिटेशन को प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया, और आज ग्लोबली हर लोग एक्सेप्टेंस है जिसकी, तो उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएंगे तो। सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को और खासतौर से वैद्यों को आयुर्वेद दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये वैद्य समाज के लिए या आयुर्वेद से जुड़े सभी लोगों के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाते हैं। महर्षि जी का के बारे में जो आपने प्रश्न किया, महर्षि जी ने हमेशा वेद के ज्ञान को सर्वोपरि रखा, वेद के ज्ञान को सबसे आगे रखा, और उसके आधार पर ही सारी दुनिया में भावातीत ध्यान और योग और ये सब चीजों को समझाया। उसके बाद फिर उन्होंने वेद के अलग अलग उपवेदों के ज्ञान को भी, जिसमें आयुर्वेद आता है, स्थापत्य वेद आता है, ये गंधर्व वेद आता है, ये सब के ज्ञान को भी फैलाया। इस तरह से महर्षि जी ने बड़ा एक वैज्ञानिक रूप से, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस ज्ञान के ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाया। आयुर्वेद के बारे में हम खासतौर से यही कहेंगे कि जब महर्षि जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शुरुआत की, उन्होंने हम लोगों सबके सामने एक प्रश्न रखा कि हम इस तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि आयुर्वेद हम किस उद्देश्य से सामने ला रहे हैं, दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं, करेंगे। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से, जितना जिसकी चेतना का स्तर है उसके हिसाब से उत्तर दिया। महर्षि जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी औषधिशाला बना लेंगे, किसी ने कहा बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बना लेंगे, किसी ने कहा हम
क्रॉनिक डिजीज के हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में उसका ज़्यादा वो है, ज़्यादा प्रभाव करता है। महर्षि ने कहा नहीं। तो हम लोगों ने, मतलब हमको याद है वो दिन, आज से करीब 45 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा नहीं। तो हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की, भाई कि आप बताइए क्या उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बड़ा 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, 3 शब्दों का, डिजीज फ्री सोसाइटी। तो डिजीज फ्री सोसाइटी का जैसे ही नाम आया तो उस सभा में बहुत सारे वैद्य भी बैठे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी बैठे थे। सबका मुंह ऐसा खुल गया, ये क्या कह दिया महर्षि ने। फिर एक ने बड़ी हिम्मत करके बात की, कहा कि महर्षि, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? डिजीज फ्री सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल टुडे because there are so many diseases the modern science has come up with that these are incurable. We have to simply manage it. तो महर्षि ने उसको बड़े रूखेपन से कहा, ओके देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो डॉक्टर त्रिगुणा, वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, आज तो हमारे बीच वो है नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर हम लोगों के साथ है। उन्होंने खड़े होकर के कहा, नहीं महर्षि, ये संभव है और आयुर्वेद से ही संभव है। तब महर्षि ने कहा कि अगर इससे छोटा कोई भी स्तर हम लेते हैं आयुर्वेद के लिए तो ये आयुर्वेद का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि हमने आयुर्वेद को, मतलब ये आदमी के दिमाग में क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमने आयुर्वेद को उसके पूरे ढंग से देखा ही नहीं। आयुर्वेद आज के समय में, उस करीब 35-40 साल पुरानी बात है, आज के समय में आयुर्वेद केवल एक वैद्य जी की पुड़िया तक सिमट कर रह गया है। और इसलिए ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये आपके लिए आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति या पूरा समाज निरोग हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में औषधियां तो बता दी, काफी अच्छी तरह से समझा दी, पढ़ा दी, सब कर दिया, लेकिन वेद तो गायब हो गया। आयुर्वेद में जो बहुत सारी चीजें हैं, अब आप चरक संहिता देखें या सुश्रुत संहिता देखें या जितनी भी ये अपने ग्रंथ हैं, आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक्स हैं, इनमें अगर हमारे वैद्य लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको इररिलेवेंट या फिलोसॉफिकल शब्द का इस्तेमाल करके उसको एक तरफ कर दिया गया। आज हमारे आयुर्वेद की पढ़ाई में नाड़ी विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। नाड़ी देखना तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों? उसको नॉन साइंटिफिक कह दिया। नाड़ी विज्ञान इतना गहरा क्षेत्र है जिससे आप उसी समय आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, उसके रिजल्ट्स आने में 1-2 दिन का समय लगता है और तब तक डिजीज का क्या हाल होता है ये सब लोग समझते हैं। कोई भी प्रोग्रेसिंग डिजीज है तो आज जिस स्थिति में है, आपने उसका ब्लड टेस्ट तो अभी कराया, लेकिन 8 घंटे बाद आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिली तो उसके उस समय क्या प्रोग्रेस हो गई उसकी, यू नेवर नो। और उस रिपोर्ट के आधार पर आप दवाई करेंगे तो वो कभी एकदम पिन पॉइंटेड नहीं होगी। पर नाड़ी देख करके आप सूक्ष्मतम स्तर का भी पता लगा लेते हैं। वैद्य लोगों को मालूम है कि डिजीज प्रोग्रेशन के 6 स्तर होते हैं। अब वो नाड़ी देख करके तो आप पहले स्तर पर भी पता लगा सकते हैं, पर ब्लड टेस्ट में 4थे स्तर पर जब डिजीज पहुंच जाती है, जब रोग पहुंच जाता है, तब ही ब्लड टेस्ट में वो आता है। तो ये सब चीजें जो सामने रखी, ये चीजों से अब हम लोगों को सबको समझ में आने लगा है कि जो महर्षि ने कहा था, जो उद्देश्य रखा था अपने आयुर्वेद के उपक्रम का, वो डिजीज फ्री सोसाइटी बहुत
अच्छी तरह से संभव है। और हम लोगों को, सभी वैद्यों को आज इस सर्वोच्च या सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस पर हम यही कहेंगे कि सभी वैद्यों को आज उस विश्वास के साथ ही काम करना है। अपने ज्ञान को किसी भी तरह से छोटा ना समझें, उसको सर्वोच्च ज्ञान समझ करके उसका वैद्य लोग उसको उसका इस्तेमाल उस ढंग से करें, उसको पूरा आदर दें, पूरा उस पर गर्व करें, गौरव करें और आगे बढ़ें। और डिजीज फ्री सोसाइटी का जो सपना है महर्षि का, उसको पूरा करने में सहयोग दें। जो महर्षि जी ने बोला कि डिजीज फ्री सोसाइटी, डेफिनेटली आयुर्वेदा का भी जो प्रयोजन है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो विकार का प्रशमन तो बाद में आता है, पहले से ही हमें प्रयोजन स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण का है। तो ये जो जर्नी रही डिजीज फ्री सोसाइटी, कहने में जितना इजी है, करने में उतना ही डिफिकल्ट रहा होगा। आप थोड़ा सा हमें अगर ये बताएंगे कि महर्षि आयुर्वेद जो है वो किस तरह से बाकी चीजों से डिफरेंट है, बाकी कंपनीज से कह सकते हैं हम, और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन उसमें कैसे एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस है और कितना चैलेंजिंग रहा ये। हाँ, इसमें जैसे आपने कहा ना कि कहने में तो बहुत सरल है, करने में डिफिकल्ट रहा होगा। हम थोड़ा सा डिफर करेंगे कि ये डिफिकल्ट नहीं रहा, ये बहुत आनंददायक रहा। एक एक कदम जो है महर्षि आयुर्वेद का आगे बढ़ा, और उस कदम में ही जो आनंद मिला, जो सफलता मिली या जो उत्साह मिला, उसने अगले कदम को और ज्यादा शक्तिशाली, और ज्यादा लंबा, और ज्यादा फास्ट, तेज बनाने में मदद की। तो ये जो हम लोग बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, इसमें हर तरह से बढ़ रहे हैं। अब इसमें दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन, जैसा आपने सबसे पहले कहा, औषधियों का, आपने जड़ी बूटियों का स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी पहचान वो देखना, उसकी क्वालिटी देखना कि उसमें किसी तरह के वो तो नहीं है, क्या कहेंगे, कंटेमिनेंट्स तो नहीं है, जैसे हाई मेटल्स वगैरह होते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, या उनमें गुण पूरे हैं कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद दवाइयों का इस्तेमाल करना। उन दवाइयों से जो अपनी औषधियां बनी उन जड़ी बूटियों से, उनका फिर फर्दर टेस्ट करना कि वो सभी जो पैरामीटर्स हैं दुनिया भर में माने गए हैं क्वालिटी और सेफ्टी के, उनका पालन हो रहा है कि नहीं। तो ये तो एक तरह से दवाई के निर्माण की बात है। लेकिन बाकी चीजों में जो सफलताएं मिली हैं, उससे आज ये कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न साइंस का भी डॉक्टर है, वो भी देख करके चौंक जाता है एक बार। जो हम लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स में जो सफलताएं मिली हैं, उनको देखते हैं जब इवन जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हैं कि भाई अरे ये आपकी है। तो अब एक एक अपनी रिसर्च को हमने इसमें अमृत कलश एक अपनी औषधि है जिसको कीमोटॉक्सिसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उस पर रिसर्च हुई थी। क्लिनिकल ट्रायल्स उसकी 2-3 बार हो चुकी है, एम्स में और KGMC लखनऊ में, और US में भी एक जगह। उसको लेकर के हम जब गए और वहां डॉक्टर्स को दिखाया, पहला शब्द उनका निकला, ओह दिस इज फैंटास्टिक, I wish it was done in US. This clinical trial was done in US. We would have used it openly. So like that, इस तरह से चीजें जो सामने आई, तो इससे बड़ा उत्साह मिलता है और अपने ज्ञान पर और ज्यादा गौरव होने लगता है। भरोसा तो अब हो ही गया था, बहुत अच्छी तरह से हो गया, लेकिन गौरव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें रही। हाँ, ये बात जरूर मानने की है कि जो लक्ष्य है वो काफी दूर है, रास्ता हमारा बहुत लंबा है, लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा आनंददायक है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से उसमें चल रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारे साथ और वैद्य समाज के सदस्य जुड़ते जाएंगे, और हम सब मिल करके इसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे।
मैं महर्षि जी के बारे में पढ़ रही थी, महर्षि आयुर्वेदा, और एक ऐसा इंसिडेंस मुझे पता चला कि च्यवनप्राश बनाया गया था, लेकिन उसमें वंश लोचन जो है उसका उपयोग जो है वो शायद अच्छी क्वालिटी वाला नहीं हुआ था, और महर्षि जी ने बोला था कि यूज करने से बेटर है आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये क्या ये हम ये कहेंगे कि हमारे जीवन का पहला क्वालिटी लेसन महर्षि जी ने हमें दिया था। बड़ी सुंदर कथा कहानी है ये। हम लोगों ने शुरू किया, हमको बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं था आयुर्वेद के बारे में। जब हमने शुरू किया था, महर्षि ने तो ऐसे ही लगा दिया था वैद्यों के साथ की सेवा करो, इनसे ज्ञान प्राप्त करो और आगे बढ़ाओ। तो हमने वैद्यों के साथ में मिलकर के एक वैद्य जी को रखा जो काफी अच्छी बड़ी कंपनी से आए थे। उन्होंने उनके साथ में मिलकर के बनाया। अब जब बन गया, च्यवनप्राश का एक घान बनाया, करीब 500-600 किलो का था। एक चांदी की कटोरी में रख करके हम लोग लेके गए महर्षि के पास में और उनको अर्पण किया। तो महर्षि ने वो कटोरा त्रिगुणा जी को दे दिया। त्रिगुणा जी, वैद्य त्रिगुणा जी उनके पास ही बैठे थे उस समय, और वैद्यों की सभा लगी हुई थी, काफी सारे वैद्य थे। तो त्रिगुणा जी ने एक चम्मच से उसको लिया, चखा। हाँ, बहुत अच्छा है। वैद्य से पूछा, हाँ भाई, वो थोड़ा पंजाबी उनका टोन रहती है, तो उसी में हाँ सब दवाई अच्छी डाली है। तो वो जो वैद्य जी थे हमारे, उन्होंने कहा, हाँ वैद्य जी, बहुत अच्छी दवाइयां सारी डाली हैं, बहुत सबसे बेस्ट क्वालिटी की दवाइयां डाली हैं। बोले, ये वंशलोचन केड़ा डाला है, कौन सा डाला है? तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला है, हम इसको ही यूज करते थे अपने यहाँ। तो उन्होंने क्या भाव खरीदा? और उन्होंने कहा कि भाई जी, उस समय बड़ा सस्ता जमाना था, 8 रुपए किलो खरीदा। तो छूटते ही वो बोले, ओ नकली है। तो पूरे पंजाबी टोन में, नकली है। तो अब नकली है जैसे ही सुना, तो वो वैद्य जी थोड़ा सा बहस करने लगे, मतलब कि नहीं वैद्य जी, यही सबसे बढ़िया है, कौन असली वाला ले, वो तो 80 रुपए किलो मिलता है, 10 गुना दाम क्यों दें हम लोग, ये तो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब महर्षि जी ने जो सुना, उनका जो आर्गुमेंट, तो महर्षि का गुस्सा एकदम 7वें आसमान में एकदम फट पड़ा। फौरन यहाँ से निकल जाओ तुम लोग, और कोई हमें नहीं करना, इस तरह से तुम लोग काम करोगे और धोखा देने का काम करोगे, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, तुम लोग यहाँ से फौरन निकल जाओ। तो हम लोग घबरा गए कि भाई ये तो अब आयुर्वेद के काम का ठीक समाप्ति है, अब तो आगे नहीं होगा। फिर किसी तरह से त्रिगुणा जी ने बीच बचाव किया और बोले कि नहीं नहीं, आगे से अच्छा इस्तेमाल करना, हम लोग को थोड़ा डांटा वाटा। पर महर्षि जी उसी समय बोले कि नहीं, जितना ये च्यवनप्राश बनाया है पूरा लेकर के जाओ, इसी समय गड्ढा खोदो। महर्षि आश्रम है नोएडा में, वहां इसी समय गड्ढा खोदो और पूरे को जमीन के अंदर गड़ाओ। अब 11 बजे रात को हम लोग गड्ढा खोदे, अपने आश्रम में गड्ढा खोदा, सारा सब लोगों ने मिलकर के उसको उसमें डाला और डाल करके आए, मट्टी उट्टी डाल के पूरा करके फिर महर्षि के पास आके सूचना दी, महर्षि काम कर दिया, हमने गड़ा दिया, खत्म हो गया सब, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब उन्होंने आगे चलने दिया। तो ये हमारा पहला लेसन था क्वालिटी का। और जब भी कभी किसी तरह का प्रलोभन या लालच हमें कोई देने की कोशिश करता है, ये इंसिडेंस एकदम सामने आ जाता है और फिर हम उससे अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये चीज हमारे संस्था में भी सबको मालूम है ये घटना के बारे में, और सब लोग इसी तरह से बहुत सतर्क हैं कि हमें किसी भी प्रकार से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। अभी मैं पढ़ रही थी महर्षि आयुर्वेदा के बारे में, तो उसमें एक था कि आप सोशल एक्टिविटीज को भी बहुत सपोर्ट करते हैं और चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो अभी जैसे कोविड है या पोल्यूशन है, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो उसमें महर्षि आयुर्वेद की तरफ से डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को किस तरह से
सपोर्ट किया जा सकता है, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स महर्षि आयुर्वेद के जो? हाँ, महर्षि आयुर्वेद ने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं जो कोविड के लिए खासतौर से बने हैं, और कुछ अपने जो रसायन हैं वो बहुत अच्छे कारगर हैं इम्यूनिटी के लिए। तो जैसे अमृत कलश है, इस पर करीब 75 से ज्यादा रिसर्च हो चुकी हैं, कई सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हो गई हैं, कई सारी एनिमल ट्रायल्स और लेबोरेटरी ट्रायल्स भी हुई हैं। तो ये जो रिसर्चेस हुई हैं ये दुनिया भर में हुई हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, जापान की अच्छी इंस्टीट्यूशन में, अपने भारत में तो है ही, ये केजीएमसी है लखनऊ का, और एम्स न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो ये सब जगहों पर जो रिसर्चेस हुई हैं ये सिद्ध करती हैं कि अमृत कलश जो है वो किसी भी अवस्था में, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में शरीर को सहायता करने में संभव है, मतलब बहुत मदद करता है। बहुत अच्छे इसमें जो तत्व पैदा होते हैं। अमृत कलश जो है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को जरूरत के हिसाब से बनाता है, जो शरीर का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको कम करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये है। फिर उसके बाद में एक आयुष क्वाथ है जो भारत सरकार ने फॉर्मुलेशन डेवलप किया था। फिर एक आयुर डिफेंस करके हमने एक दवा बनाई है, एक गोली बनाई है, जो किसी को अगर इसका कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो गोली 3-4 बार दिन में ले ले, 2-2 गोली या एक गोली अपने हिसाब से गर्म पानी से, तो वो बहुत जल्दी इसका जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। तो ये सब के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। और साथ में अमृत कलश पर तो वैलिडेशन भी बहुत सारा हो चुका है कई सालों से, पर ये सब के पीछे भी जो अनुभव आए हैं वो बड़े अच्छे आए हैं। और ये आए हैं कि जैसे कोविड के बारे में अपने देखा जाए तो कोविड में किसी भी तरह के जो ये वायरल इन्फेक्शन है इनकी कोई दवा तो होती नहीं है, इनकी दवा केवल इम्यूनिटी से होती है। आयुर्वेद में जो सिद्धांत है, आयुर्वेद में सिद्धांत है कि अगर हमने अपने भोजन को ठीक रखा, हमारे भीतर अगर आमा प्रोडक्शन, आमा जनरेशन नहीं हुआ, या अगर वो है तो हमने उसका आम पाचन कर लिया, अपने आप हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा एनर्जी की वो नहीं होगी, और वो हम बचा के रखेंगे अपनी इम्यूनिटी के लिए। तो जो भी चीजें हम करते हैं खान पान में या जो कुछ भी है, अगर वो सही रहे और साथ में आम पाचन वगैरह कर लिया, आमा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अपने आप हमारी इम्यूनिटी टॉप लेवल पर रहेगी। तो ये जो दवा है, ये जो औषधि बनाई है आयुर डिफेंस, ये इसी काम के लिए है। बहुत अच्छे से आमा पाचन कर देती है, बहुत अच्छी छोटी मोटे समस्याएं हैं वायरल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई, वो सारी दूर करके ये अपने आप, ये बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन से निजात दिला सकती है। तो ये चीजें हैं। अब रहा सवाल हमारी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज का है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी होती रहती हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। तो अपना एक अस्पताल है, उसमें भी वहां पर लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को मुफ्त दवाइयां भी दी जाती हैं, उनका पूरा इलाज होता है। शालीमार बाग में एक अस्पताल है। ऐसे ही क्लिनिक्स में भी अगर कोई व्यक्ति आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपना इलाज, उनको भी हम लोग फ्री दवा देते हैं। और फिर जो नॉलेज के क्षेत्र में है या एजुकेशन के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में है, उसमें हम लोगों की एक्टिविटी काफी आगे बढ़ कर के है। हमारे बहुत सारे वैदिक स्कूल चल रहे हैं, वैदिक पाठशालाएं चल रही हैं, जिनमें बच्चे आते हैं, उनका रहना खाना पीना सभी कुछ उनको बिना किसी उसके मिलता है, और वो अपना वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, आज आयुर्वेदा डे के साथ साथ वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है,
तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हाईलाइट करेंगे जो डायबिटीज को न केवल बेटर मैनेज करें, क्योर करने में भी हेल्प करें। कोई महर्षि आयुर्वेद के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ा वो बन गया है, एक तरह से मिथ बन गई है। क्या? डायबिटीज के बारे में एक मिथ ये भी क्रिएट कर दी गई है कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, यू हैव टू सिंपली मैनेज इट। तो क्या होता है, हम लोग डायबिटीज को उस ढंग से देखें कि डायबिटीज क्या है? इट्स एक्चुअली एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के का आधार कहां पर जाता है? उसको अगर आप पीछे जाएं तो ये देखिए कि आपका जो ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई और इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया या फॉल्टी इंसुलिन आया। अब वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ से कंट्रोल होता है? ऊपर जाते हैं तो थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पीछे हाइपोथैलेमस है। लेकिन साइंस यहां तक तो पहुंच गया कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एवरी ऑलमोस्ट अलोंग विथ ऑफ कोर्स ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके साथ मिल करके 80-90% ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। लेकिन व्हाट कंट्रोल्स हाइपोथैलेमस? यहां पता चला कि हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारा जो इमोशनल ब्रेन है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं ना, एक लेफ्ट होता है जो एनालिटिकल होता है, राइट पार्ट होता है इमोशनल। तो हाइपोथैलेमस को इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है। दैट मीन्स अगर कोई भी काम हुआ और उसकी वजह से किसी तरह की स्ट्रेस हो गई हमारे दिमाग में, हमारे ऊपर, और वो स्ट्रेस भी हो सकती है। अब वो स्ट्रेस की वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी अफेक्टेड होगी, उसके नीचे और ज्यादा होगी, और उसके नीचे होगी पैंक्रियास तक आते आते पैंक्रियास का काम भी गड़बड़ा जाएगा। तो अब साइंटिस्ट ने बाकी सब तो देख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब हम स्ट्रेस के लिए क्या करें? तो वैज्ञानिकों के पास में स्ट्रेस का तो कुछ है नहीं, उसके लिए तो बस ध्यान है, योग है, और फिर आयुर्वेद में भी बहुत सारी औषधियां हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करती हैं। तो ये चीज के लिए तो आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब यहां पर हम यही कहेंगे कि आयुर्वेद की औषधियां वगैरह, पर साथ में और चीजें भी, जैसे अपना डिटॉक्सिफिकेशन है, पंचकर्म का सिद्धांत है, फिर आपका योग का सिद्धांत है, आपका जो ध्यान वगैरह का है, ये सब आयुर्वेद का ही अंग हम मानते हैं। तो उसमें आकर के अपने करते हैं। तो ये जो औषधियां हैं, ये एक तरह से ये कह लीजिए पूरे पैंक्रियाटिक तो पूरे सिस्टम को मदद करती हैं, और उससे डायबिटीज जो है वो ठीक होती है। तो इसमें एक ग्लूकोमैप करके महर्षि आयुर्वेद की दवा है। फिर ग्लूकोमैप के साथ में ग्लूकोमैप जैसे सुबह शाम बताए भाई 2-2 गोली या 3-3 गोली खा लो, और रात में 3 गोली अपने जो त्रिफला की हम लोगों ने गोलियां बनाई है। त्रिफला चूर्ण लोग लेते थे, लेकिन उसमें थोड़ा परेशानी होती है, तो हमने उसकी गोलियां बना ली और गोलियों को भी कोट कर दिया ताकि उनमें किसी तरह से डिटोरिएशन ना हो और वो बहुत आराम से गले के अंदर चली जाए। तो 2-3 गोली वो ले लिया। तो डायबिटीज का हमने ये देखा कि धीरे धीरे, जहां क्योंकि इसमें त्रिफला में का मुख्य एक्शन तो फाइनल डाइजेस्टिव होता है, फिर साथ में एलिमिनेशन में भी त्रिफला बहुत मदद करती है। और यहाँ पर जो ग्लूकोमैप की जो औषधियां हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम मदद करती हैं, लिवर को मदद करती हैं, और पैंक्रियास को भी मदद करती हैं। अब इसके पीछे जो धारणा बन गई थी या अभी भी है लोगों में, वो ये है कि भाई डायबिटीज से तो ब्लड शुगर बढ़ती है, हमने दवा दे दी आपको, कुछ केमिकल वो दे दिए जिससे ब्लड शुगर आपकी कम हो गई, तो फिर आप भी खुश, आपका डॉक्टर भी खुश, ये तो हमें जिंदगी भर के लिए मिल गया है ये मरीज, और आप खुश, अरे हमारे डॉक्टर साहब ने तो हफ्ते भर में हमारी ब्लड शुगर ठीक कर दी। ब्लड शुगर इज ओनली ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज,
डायबिटीज, इट इज नॉट द डिजीज। डिजीज तो डायबिटीज है, जहां ब्लड शुगर ये बढ़ रही है क्योंकि इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा। तो उस डिजीज को दूर करना है हमें। सिम्टम को दूर करके हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य की इतिश्री हो गई और खुश हो गए सब लोग, लेकिन उससे उसकी वजह से डायबिटीज इज इनक्यूरेबल। लेकिन जब हम रूट कॉज की तरफ जाएंगे तो अपने आप उसका क्योर निकलेगा, उसका क्योर निकलेगा, और वो क्योर जो है वो हमको अचीव करना है। हमको सिम्टम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा अगर बहुत हाई लेवल हो गया ब्लड शुगर का तो जरूर ठीक है, थोड़ा कम कर लेना चाहिए क्योंकि वो उससे नुकसान हो सकता है। पर वैसे डायबिटीज को क्योर करने की तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसे की एरियाज जिसपे अभी महर्षि आयुर्वेद काम कर रहा है जिससे कि वैद्यास को और पेशेंट्स को अच्छी मेडिसिन मिले, तो ऐसे कोई की एरियाज आप हाईलाइट करना चाहेंगे? की एरिया में तो हम यही कहेंगे कि महर्षि आयुर्वेद ने जो अपना जो सिस्टम बना लिया है वो ये है कि एक तो औषधियों की क्वालिटी और औषधियों का जो मिश्रण है। अब जो औषधियों, जो हमारे यहाँ औषधियों को की जो प्लानिंग होती है, एक तरह से जो दवा बनती है, तो उसके लिए बहुत सारे वैद्यों को लगाया जाता है और सब जो अपने जो ये द्रव्य गुण के जो भी नियम वगैरह हैं जो हमारे वैद्यों मतलब मास्टर्स ऑफ आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने बताए हैं, उनका पालन करते हुए हम औषधि का निर्माण मतलब औषधियों की डिजाइन करते हैं और फिर मोस्ट मॉडर्न सिस्टम को अपनाते हुए वो निर्माण करते हैं। तो ये बात हम ये जरूर कर सकते हैं कि वैद्य यहाँ पर बहुत विश्वास के साथ महर्षि आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फायदा होना ही है। तो ये कहेंगे। अब यहाँ पर आता है कि कौन कौन सी बीमारियों में हमने काम शुरू किया है। तो अब जैसे हमने कहा कीमोटॉक्सिसिटी पर देखा, रसायन के एस्पेक्ट पर देखा, तो अमृत कलश में पता चला कि ये एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में तो काम करता ही है, साथ में ब्रेन फंक्शनिंग में भी काम करता है, साथ में हार्ट में भी काम करता है, ये किडनी फंक्शनिंग में भी बहुत इफेक्टिव पाया गया। तो ये इस तरह से ये पूरे इसमें पता चला। इसी तरह से और भी औषधियां हैं, ग्लूकोमैप पर भी कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं। इसी तरह से हमारा एक इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपोमैप करके बनाई थी टैबलेट, उस पर भी रिसर्च हो चुकी है। प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छी दवा बनी है प्रोस्टोमैप, उस पर भी रिसर्च वगैरह हो चुकी है। तो इस तरह से रक्तदा है, अब भस्म है, अपने लोग जैसे कहते हैं ना आयरन सप्लीमेंटेशन करना है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आयरन जहां दी जाती है तो उसमें कभी कभी आयरन का साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से आयरन की भस्म बनाई गई, लौ भस्म नहीं, उसको जब दवाई में डाल करके दिया जाता है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सही ढंग से अगर अच्छी लौ भस्म बन जाए तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो वैद्यों को हम ये कह सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें बहुत सारी जो रस औषधियां हैं, जितनी भी अपने भस्में हैं, उनको सबको हम आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित होकर के बनाते हैं। अब ये बात जरूर है कि बड़ी मात्रा में बनाना है तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत वही हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। किसको गज पुट देना है, किसको कुकुर पुट, छोटा पुट देना है, ये सब अलग अलग हिसाब से बना करके और उसी तरह से बना के करते हैं। तो इस हिसाब से औषधियों की जो गुणवत्ता है ये पूरी तरह से निश्चित है।
सर, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें और लास्ट सवाल की तरफ जाए, मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि महर्षि आयुर्वेद निरोग स्ट्रीट के साथ कोलैबोरेट किया है, और आपको कभी भी महर्षि आयुर्वेद की मेडिसिन चाहिए होगी तो आप www.nirogstreet.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सर, लास्ट मेरा सवाल है, आज आयुर्वेदा डे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आयुर्वेद फेटर्निटी को और पेशेंट्स को इस वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पे? आयुर्वेद डे में हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपके पास ऊपर भी कभी कभी सवाल आता होगा, हमारे साथ तो कई लोगों ने सवाल किया है दुनिया भर में, क्योंकि हम काफी इसके बारे में बातचीत करते हैं, तो ऐसा प्रश्न कई लोगों ने किया कि भाई आपका ज्ञान तो आप कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि 5,000 साल पुराना है, तो वो 5,000 साल पुराना ज्ञान आज कैसे रेलेवेंट हो सकता है, आज कैसे ये उपयोगी हो सकता है? वो तो पुराना ज्ञान है, उस समय तो ये सब था भी नहीं। अभी कोरोना के समय तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठे कि भाई कोरोना वायरस तो उस समय था ही नहीं, तो अभी नया वायरस है, उसको आप आयुर्वेद से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद है, या ये कहिए कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो रोग परख है, वो रोग की प्रधानता है उसमें। आयुर्वेद जो है वो व्यक्ति परक है। अब मॉडर्न मेडिसिन को आप जब भी लेंगे तो रोग के हिसाब से लेंगे, भाई ये दवाई डायबिटीज की है, ये दवाई अस्थमा की है, ये हमारे यहाँ क्या लेंगे? हम देंगे कि आदमी में किस दोष का इम्बैलेंस है, कौन सी अग्नि इसमें का इम्बैलेंस है, कौन सी धातु बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, कैसे हम इसमें बैलेंस लाएं। और बैलेंस अगर आ गया तो रोग का जो निदान है, एक तो सबसे पहले प्रिवेंशन हो गया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हो गया। अगर किसी तरह से रोगी हो गया आदमी, तो उसमें कौन से इम्बैलेंसेस हैं, हमने उसको ठीक किया। अपने आप जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अगर वो आपने ठीक कर दिए, अपने आप रोग खत्म हो ही जाना है। रोग आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाना है। हमें ये बात जरूर है कि लगता समय जरूर लगता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए भी बड़ा रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको याद आती है। जर्मनी में एक प्रेस वाले ने एक ऐसे किया कि सर आपको तो मानना पड़ेगा कि आपके आयुर्वेद में भले ही सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें समय बहुत लगता है। तो हमारे यहाँ तो दवाई खाई और थोड़ी देर में आपको पता चल गया, भाई 1 दिन में 2 दिन में आप ठीक हो गए। तो हमने बोला कि आप ठीक होने को का मतलब क्या समझते हो? आपने अब ये जो बिल्डिंग है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें बहुत अच्छा फायर अलार्म लगा हुआ है। बिल्डिंग के किसी कोने में अगर आग लग गई तो फायर अलार्म बजने लगेगा, तो आप क्या करोगे? तो बोला कि हम तो देखेंगे भाई कहाँ फायर लगी है, उस तरह से देखेंगे, अगर बहुत सीवियर है तो फायर वालों को बुलाया जाएगा, नहीं तो हम ही लोग अपने एक्सटिंग्विशर से बुझा लेंगे। हमने कहा लेकिन आप अपने शरीर के साथ क्या करते हो? आप अपने शरीर के साथ ये करते हो कि आप वहां जो फायर अलार्म है उसको बंद कर देते हो और सोच लेते हो कि मेरा काम हो गया। तो फायर अलार्म बंद हो गया तो फिर हल्ला नहीं मच रहा है, शरीर हल्ला नहीं मचा रहा है, लेकिन रोग तो है ही अंदर। आपका सिर दर्द हुआ तो आपने क्या किया? एक टैबलेट खा ली, 10 मिनट में आपका सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। आपको सिर दर्द पहचानने की क्षमता आपने खत्म कर दी, तो ब्रेन तक दर्द का एहसास नहीं जा रहा है, तो दर्द नहीं हो रहा है। आपको डायबिटीज है, आपने ब्लड शुगर के लिए केमिकल ले लिया जो आपने ब्लड शुगर को कम कर दिया, तो ब्लड शुगर तो ठीक हो गई, डायबिटीज का सिम्टम तो दूर हो गया, लेकिन डायबिटीज में तो कुछ नहीं किया आपने। इसी तरह से आपके सारे रोग हैं
जिनको जितनी आपकी क्रॉनिक डिजीजेस हैं आपने सबको कह दिया दीज आर ऑल इनक्यूरेबल, वी हैव टू मैनेज। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद गहराई में जाता है। तुमको सिर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को दूर करता है, तो फिर अपने आप सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भाई अगर आपके कहीं पर आग लगी है तो आपको आग बुझाने में थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में आग अगर बुझा भी दी आपने तो उसमें जो कालिक है उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, पेंट वेंट करना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ स्विच ऑफ करना तो आपको 1 सेकंड काम है। तो ये आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन में डिफरेंस है। ये उस समय किया तो वो आदमी फिर अवाक रह गया, फिर उसने बहुत अच्छा लेख वगैरह लिखा। तो ये चीजें हैं, ये हम अपने वैद्यों को बताना चाहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ, अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा करके पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़िए और समाज से रोग को खत्म करना है और आयुर्वेद को स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में सामने लेकर के आना है। एक हर्बल मेडिसिन का सिस्टम बना करके नहीं रखना है। आयुर्वेद तो सभी जानते हैं, वैद्य लोगों ने सबसे पहला तो यही करते हैं कि आयुर्वेद की जो परिभाषा है उसको तो यही बताया जाता है कि आयुर मतलब पूरा ज्ञान, पूरा जीवन, और वेद मतलब सुप्रीम नॉलेज। तो पूरे जीवन का ज्ञान आयुर्वेद है। तो जब ये है तो उसको आप जड़ी बूटियों की दवाई की प्रणाली बना करके मत रखिए, इसको आप वैसे रखिए। तो आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य के रूप में लेकर के आना है, पूरे समाज को स्वस्थ करना है और स्वस्थ बनाकर रखना है। ये वैद्यों का उद्देश्य होना चाहिए और इस उद्देश्य के साथ हमें काम करना चाहिए। ये हमारा संदेश है और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महर्षि आयुर्वेद हमेशा वैद्यों के साथ काम करने के लिए किसी भी तरह से तैयार है और हम लोगों को मिल करके सारी दुनिया में स्वास्थ्य को फैलाना है। धन्यवाद सर आज की आपकी गाइडेंस के लिए और सभी को आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।